स्टूडेंट्स, सभी को ईद मुबारक। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 6.2। इसके इंट्रोडक्शन में दो थ्योरम्स हैं और कुछ एग्जाम्पल हैं। तो थ्योरम तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी एग्जाम्पल्स आगे अगले वीडियो में डिस्कस करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोनों, और एग्जाम में रिपीटिंगली आती रहती हैं, ये काफ़ी आती हैं। और इसके अलावा इन थ्योरम से ही मतलब इंट्रोडक्शन है, बाकी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। जो भी कॉन्सेप्ट है इन थ्योरम्स का ही है, ठीक है। तो इनको ध्यान से करें। और फिर से एक बार ईद मुबारक। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम से, और उससे पहले मैं उसी मतलब बता दूंगा कुछ अगर बेसिक बातें होंगी। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.1। तो ये है थ्योरम 6.1 और इसको बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक मिनट, इसकी फुल फॉर्म कहीं साइड में ही लिख देता हूँ, बीपीटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट कर लेना। बीपीटी इज इक्वल टू, या स्टैंड फॉर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं? प्रोपोर्शनल नैलिटी थ्योरम, ठीक है, बीपीटी। और इसका क्रेडिट जाता है थेल्स को, ठीक है। तो ये तो वैसे बस ये इसलिए बता दिया क्योंकि एग्जाम में कभी कभी थ्योरम की ये प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट लिख के नहीं आती, ऐसे आ जाता है कि बीपीटी थ्योरम प्रूफ करो, ठीक है। तो इसलिए मैंने बता दिया है कि यही है बीपीटी थ्योरम। तो इसको प्रूव करने के लिए आ जाता है, तो बीपीटी भी कह सकते हैं और ये थ्योरम भी कह सकते हैं। और देख लो, बाकी तो समझने के ऊपर बात है। तो ये ऐसे ही कुछ भी ना लिख के इसको थोड़ा चेंज करके लिख दे स्टेटमेंट को। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं इसको एक्सप्लेन करना। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैं गिवन वगैरह काफी ऐसे लिख देता हूँ, तो मतलब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ इन चीजों को, ठीक है। तो कुछ भी लिखो, गिवन लिखना आपको अपने हिसाब से है। कोई भी चीज रिप्रेजेंट करनी है आपको अपने हिसाब से। यहाँ से केवल कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि ये चीज ऐसे हो रही है, और करना हमेशा अपने हिसाब से। किसी और से भी पढ़ रहे हो, मतलब जैसे कि ट्यूशन वगैरह जाते हैं, तो वहां पे भी अपने हिसाब से करो चीजों को। ये नहीं कि बस टीचर ने जो बताया एज इट इज रट्टा लगा के टेप दिया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct point, ठीक है। तो इतना बना ले पहले। तो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी साइड बराबर नहीं है इसकी। तो ए बी सी मान लेते हैं इसको। और उसके बाद क्या दिया है? पैरेलल टू, कोई एक लाइन के पैरेलल, ऐसे चाहो ऐसे ले लो, ऐसे चाहो ऐसे ले लो। तो मैं ऐसे ही लूंगा। तो ये लाइन पैरेलल बना ली बीसी के, और इन पॉइंटों को कोई नाम दे दिया डी ई, ठीक है। ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू लाइन इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि डी और ई पे द अदर टू साइड ऑफ डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो दो साइड है ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, यानी कि एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ऐसा ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो इसे प्रूफ करने के लिए स्टार्ट करते हैं कार्यवाही। प्रूफ लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो। मैं ज्यादातर सॉल्यूशन लिखता हूं, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले कंडीशन लिख लेते हैं कि ये तो पैरेलल ही है, ठीक है। तो ऐसे लिख देना, ये कोई भी लेट आ
triangle. Let's draw a triangle. Let draw a triangle ABC and DE is parallel to BC as क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ये DE इसके पैरेलल कर लिया हमने. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करनी है कुछ, वो मैं लिखता जाऊंगा. ठीक है, तो क्यों करनी है, हमें ये प्रूफ करना है. ये तो हमें जो वो करना है, इसकी प्रूवेंस के लिए इन लाइनों को कुछ मतलब मिलाना पड़ेगा. जैसे कि AD है तो BD के लिए किस तरीके से ये किया जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो उसके लिए हमें ट्रायंगल के एरिया का लॉ लगाना पड़ेगा, और उससे पहले उसके ट्रायंगल के लॉ के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ लाइंस या ऐसे लिख लो. ये लिखो, ड्रॉ लाइंस B to C and E to B. तो दो लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो. ये लाइन बाद में ड्रॉ की है इसलिए ब्लैक से. ठीक है, ध्यान देगा. तो ये लाइन ड्रॉ कर लो दो. उसके बाद अब एक ट्रायंगल बन चुका है ये, और एक ट्रायंगल बन चुका है ये. दो ट्रायंगल बन चुके हैं. अब क्या करना है, अब एक लाइन D से ड्रॉ करो. ड्रॉ अ लाइन DF perpendicular to AE. ये सेम ड्रॉ अ लाइन EG परपेंडिकुलर टू AD. ठीक है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो. परपेंडिकुलर तो यहाँ पे एंगल बनेगा 90 का, यहाँ पे भी 90 का. जो ब्लैक मार्कर से है वो बाद में बनी है. ठीक है, अब ये इतना बनाने के बाद अब हम करेंगे इनके एरिया की उससे प्रूवेंस. ठीक है, तो उधर से ये नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो. इस पूरे को ही मिटा देता हूं, फिर स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे AD किस ट्रायंगल में आ रहा है. तो यहां पे देखेंगे AD किस ट्रायंगल में आ रहा है. तो AD इस ट्रायंगल का बेस है, ये जो है ये वाला ट्रायंगल. तो लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, क्या होता है अगर ये ट्रायंगल वो हो तो इनका एरिया क्या होता है, एरिया होता है इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस. हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ B इंटू H. हाफ B इंटू H. तो बेस क्या है यहाँ पे AD, हाफ
AD इंटू इस पॉइंट को क्या नाम दिया था हमने, G, इसको G और इसको F इंटू GE। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसी का एरिया, अब इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद AD का, अब BD का, जिसमें BD आ रहा हो किसी ऐसे का एरिया निकालना है, तो BD ये है, तो इस ट्रायंगल का है, इस ट्रायंगल का, पर ये देखोगे तो इस ट्रायंगल को अगर यहां पे वैसे देखने से लग रहा होगा 90 डिग्री, पर ये ट्रायंगल ऐसा है नहीं, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा। ठीक है, ऐसा, तो इसकी हाइट जो है वो ये है, ये ऐसे, इसकी हाइट ये है, ये वाली लाइन इसकी हाइट है, यानी कि ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है। इसको अगर इस लाइन को बेस मान के चलोगे, इस लाइन को बेस मान के चलोगे, तो इसको अगर सीधा रखोगे तो ये पता चलेगा कि हाइट इसकी ये है, यानी कि GE। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइएंगल BDE इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये क्या है, BD इंटू GE। इसको इक्वेशन सेकंड डाल लेते हैं। ठीक है, अब एक और चीज कर लेते हैं, इन सबको मतलब जिन भी चीजों की जरूरत है उनके सबके बेस वाले, AD का बेस वाला निकाल लिया हमने, BD का बेस वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब AE बेस वाले का निकालना है, AE बेस के लिए सेम वही ट्रायंगल है, तो ADE ही, क्योंकि AE मतलब ADBC का बेस है, AEBC का बेस है, तो इसको बेस मान के एरिया निकाल दो। तो इसका ADE है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, बेस, पहले तो बेस ही लिख लो, बेस क्या है, AE। उसके बाद क्या करना है, बेस AE हो गया, हाइट क्या हो जाएगी, DF, ये इसकी हाइट है DF, परपेंडिकुलर हाइट लेनी है, परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी DF, इसको दे दो थर्ड। उसके बाद ये हो गई इसकी, उसके बाद EC किसका है, EC, ये बेस किसका है, ट्रायंगल का, तो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला, एक मिनट, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला। ठीक है, पर अगर इसको करोगे सीधा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहां पे मिटा के एक बार, ये दिखेगा कुछ ऐसा। अगर इसको भी बेस मान के चलोगे, AE को, सॉरी CE को अगर बेस मान के चलोगे, तो CE को अगर बेस मान के चलोगे, या EC बोल लो इसको, EC को अगर बेस मान के चलोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो इसकी हाइट ये नहीं होगी, ये नहीं होगी इसकी हाइट होगी ये परपेंडिकुलर, ये इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का बन रहा है, EDC ECD इज इक्वल टू हाफ ऑफ या इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे BD लिखा ना, BDE, तो इसको भी ऐसे लिखते हैं CED। ठीक है, इसका बेस क्या हो जाएगा, EC, और लेंथ क्या हो जाएगी इसकी
ये जो लेंथ है ये DF, इसको दे देंगे इक्वेशन 4। ठीक है, अब क्या करना है, इक्वेशंस को डिवाइड करना है। तो ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इसको करेंगे। तो यहां से देख लो, मैं डायरेक्ट ही करके दिखा दूंगा यहां पे। तो यहां पे लिख लो एरिया ऑफ ADE, ऊपर ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक है, इक्वल आ जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा। ठीक है, GE से GE कट जाएगा, आ जाएगा AD अपॉन BD। ठीक है, तो ये लिख लो। उसके बाद दूसरे में भी इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 4, इसमें भी ऐसे ही करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पे पहला ट्रायंगल ADE है, फिर से ADE अपॉन एरिया, एक मिनट देख लो दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है, ट्रायंगल CED, ये दिख भी रहा है, हाँ दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। तो मैं थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करता हूँ। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 4, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल टू, देखो यहां पे भी हाफ से हाफ कट जाएगा, DF से DF कट जाएगा, ये DF है, DE नहीं है, DF, क्योंकि यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल का क्या नाम है, CED, इसका DF है। ठीक है, तो DF, ये DF से DF कट जाएगा, तो AE अपॉन EC। ठीक है, ये आ चुका है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर से मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, ऊपर से पूरा क्वेश्चन भी मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो मिटा रहा हूं। बस ये लास्ट का बचा रहेगा, ये जो है इनकी जरूरत है, क्योंकि हमें ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब ये आ चुका है हमारा ये। अब क्या है, यहाँ पे ADE का एरिया तो बराबर है, नीचे BDE और CED का एरिया बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे BD है, ठीक है, तो बराबर नहीं है। ठीक है, तो अगर बराबर नहीं है तो इसको बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। तो बराबर प्रूफ करने के लिए, यानी कि इस ट्रायंगल के एरिया बराबर होंगे, ये प्रूफ करना होगा। तो 9th में अगर आप पढ़ के आए होंगे तो पता होगा, जब दो पैरेलल लाइन हो, उनके बीच में अगर दो ट्रायंगल बने हों और जिनका बेस सेम हो, यानी कि ये बेस सेम हो, तो उनका एरिया बराबर होता है। ऐसे बना दिए मैंने कुछ, पर अगर आप ऐसे ना भी हो, ऐसे भी हो, फिर उसके बाद ये कुछ ऐसे दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो इनका एरिया बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल
BDE इज इक्वल टू एरिया। अगर किसी को ये पता नहीं है ना तो ये वीडियो में जाके देख सकते हो, मैं बना रहा हूं इस पे 9th की वीडियो। एरिया ऑफ CED, ठीक है, या ऊपर लिख देना वी नो दैट। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया बराबर है, तो किसी एक को किसी एक से रिप्लेस कर दो। तो यहां पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD। ठीक है, इसको बोल दो 6th और उसको रिप्लेस कर दो, इसको CED को किससे रिप्लेस कर दो, एरिया ऑफ BDE। ठीक है, इसको दे दो 6th, इसको दे दो, इसको 7 दे दो, इसको 6 दे दो। ठीक है, तो इस पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके आगे लिखना चाहो तो यहां पे लिख सकते थे, कोई नहीं, ये तो खैर लिखा ही हुआ है, इसमें कोई चेंज ही नहीं करा है, तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे। तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED की जगह हम लिख लेंगे क्या, BDE। BDE क्यों लिख लेंगे, BDE इसलिए लिख लेंगे क्योंकि इन दोनों का एरिया बराबर ही है, और ठीक है, इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, इसको बोल देंगे 8th इक्वेशन, और ब्रैकेट में लिख देंगे, इसे इरेज कर रहा हूं, ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 6। ये कहां से लिखा हमने, BD इक्वल टू ये से इसको चेंज किया है। ठीक है, इस तरीके से हो गया, फ्रॉम 7 and 8 we can say AD upon BD is equal to AE upon EC। तो नीचे वाले को कर देता हूं अभिरेज। ठीक है, ये हो गया, उसके बाद ये, ठीक है, सो जो क्वेश्चन में था, एक बार क्वेश्चन देखूं, वही लाइन स्टेटमेंट रिपीट करनी है क्योंकि मुझे सो AD and BD and AE and EC। अब यहाँ पे ये वाला लाइन लगा देता हूं क्योंकि इनका AD और BD, AE और BD, ठीक है, AD और BD और AE और EC is divided in same ratio। ठीक है, तो ये थ्योरम हो गया प्रूफ। अब नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं, थ्योरम 6.2। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हो आप।
ठीक है, तो अभी डिस्कस करेंगे थ्योरम 6.2। तो ये है थ्योरम 6.2, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। ये इसको वो भी कहते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो नो अगर लिखना चाहो तो इसको कहते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और बीपीटी की फुल फॉर्म मैंने बताई दी थी, आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी कहते हैं इसको। और बीपीटी की फुल फॉर्म होती है क्या? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसको यानी कि ये कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये चीज ये ऐसे भी लिख के आ सकते हैं, स्टेटमेंट भी लिख के आ सकते हैं इसकी सेम पिछली वाली की तरह। वो कह सकता बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, या ये स्टेटमेंट दे सकता है पिछली वाले की, या इसमें कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर ये। ठीक है, जो भी लिख के आए सबका मतलब यही है। तो स्टार्ट करते हैं, उसकी रिवर्स से आए, रिवर्स प्रोसेस है बस। तो इसमें अगर स्टार्ट करें, इफ टू लाइन डिवाइडेड टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन, सॉरी अ लाइन, ठीक है ये ना, अगर कोई लाइन, ये ट्रायंगल है, कोई लाइन डिवाइड करती है इसकी दो लाइनों को बराबर बराबर में, जैसे कि ये एबीसी है और ये हो गए ई एफ। तो अगर ये लाइन डिवाइड करती है, अगर ये लाइन डिवाइड करती है, या डीई लिख लेते हैं, डीई, बी नहीं छूटना चाहिए ना, डीई। ठीक है, अगर ये लाइन डिवाइड करती है बराबर में, यानी कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है इस बार ये कि AE अपॉन EC इज इक्वल टू DB अब AD अपॉन DB। ठीक है, तो अगर ये बराबर रेशियो में डिवाइड करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड लाइन, तो ये DE लाइन इसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो इसमें शुरू करते हैं इसका। पहले तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, लेट ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन D to E dash, सॉरी D to E dash, यहां पे ये है E dash। ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली such that DE is parallel to BC। Let draw a line such that DE is parallel to BC, मतलब DE पैरेलल है BC की, ये मान के चलेंगे जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, लेकिन वो है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये लाइन जब ओवरलैप करेंगी तभी ये होगा, वो समझ में आ जाएगा बाद में, क्योंकि E डैश और E एक ही पॉइंट पे लाई करेंगी अगर ऐसा है तो। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होगा DE डैश, तो अगर ऐसा होगा तो E डैश और E एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, यानी कि एक ही होंगी। ठीक है, ये हम प्रूफ करेंगे। तो ऐसा मान लिया कि DE डैश और BC के पैरेलल है। ठीक है, ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो such that DE पैरेलल टू ED, तो हम अगर ये पैरेलल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश, या यूं लिख लो CE डैश, जैसे भी लिखना चाहो, उससे आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले क्वेश्चन में भी शायद हो गए थे मुझसे। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ कि वैसे मेंटेन रखूँ, इजीली समझ में आए, ताकि आपको फिर भी हो जाती है कभी कभार ये, पर इनसे कोई गलत नहीं होता, ये मतलब
इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस समझने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, इधर से ले लिया ई डैश, क्योंकि मैंने इधर से बी डी लिया तो फिर मैंने इधर से ले लिया ये, हालांकि ऐसे प्रूफ किया है हमने। तो पर ये लाइन ऐसे हो चाहे ऐसे हो, बात तो वही है। ठीक है, तो ये आना चाहिए। ये क्यों आना चाहिए? बाय बीपीटी थ्योरम, यानी कि जो इसका पिछला वाला थ्योरम है, थ्योरम वैसे टी की फुल फॉर्म ही थ्योरम है, या लिख दो थ्योरम। क्वेश्चन पेपर में आए तो 6.1 बिल्कुल मत लिखना, बीपीटी थ्योरम लिखना। ठीक है, और वैसे जैसे टीचर वगैरह कहीं या जल्दी में लिखना हो कहीं तो थ्योरम 6.1 भी डाल सकते हो। ठीक है, ये हो जाता है ये। ठीक है, बट इन as the question में क्या दिया है कि ये बराबर डिवाइड कर रही है। क्वेश्चन में दिया था ना AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में दिया था, तो ये आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको डाल लेते हैं 2, इसको डाल लेते हैं 1 यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो अब हमें क्या करना है। ठीक है, तो साइड में देख लो, साइड में क्या सिंपली मैं बता देता हूं। यहाँ पे इसको AC बनाने की कोशिश करते हैं, ऊपर AC लाने की कोशिश करते हैं। तो AC लाने के लिए अगर AD में इसमें AE, अब ये इक्वल, अब यहां से ऐसे लिख सकते हो नीचे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AE अपॉन CE इज इक्वल टू AE डैश अपॉन CE डैश। और इससे ये बिल्कुल प्रूफ नहीं होता कि E डैश एक ही है, इससे प्रूफ नहीं होता, इससे प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, ऊपर से इरेज कर देता हूं मैं थोड़ा सा, आई होप कुछ ऐसा ना मिटाओ जिसकी हमें जरूरत हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, अब ये हो चुका है। ठीक है, ये आ चुका है AE इक्वल टू E डैश। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको इसमें क्या प्लस करें कि ये AC बन जाए, और इसको भी इसी बना सकते हैं। E डैश में क्या प्लस करें, E डैश में AE डैश में अगर हम प्लस कर दें E डैश, इसका डिनोमिनेटर यानी कि C डैश E, और इसमें AD में और इसमें AE में क्या प्लस करें कि ये AC बन जाए। यहां से लिख देता हूं इज इक्वल टू AC, या कहीं और लिखता हूं, यहां पे तो स्पेस कम है, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं AE डैश प्लस CE डैश इज इक्वल टू AC। उसके अलावा AE प्लस CE इज इक्वल टू AC। ठीक है, देखो यहां से। ठीक है, ये AC बन सकते हैं दोनों ऊपर वाले, अगर इनका डिनोमिनेटर इनमें प्लस हो जाए। तो डिनोमिनेटर प्लस करने के लिए हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 1 1 दोनों साइड में प्लस कर दो, इसको दे दो और थर्ड, या अगर दे चुका हूं थर्ड किसी को तो इसको फोर्थ वर्ड जो भी देना है, 1 एडिंग 1 बोथ साइड इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो AE अपॉन CE प्लस 1 इज इक्वल टू AE डैश अपॉन CE डैश प्लस 1। अब यहां से देखोगे तो ये आ जाएगा
एलसीएम तो दोनों का 1/1 भी कर लोगे तो भी एलसीएम तो सीई आ जाएगा इधर एई प्लस इसको 1 से सी को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा सी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीई इज इक्वल टू एई सेम ऐसे इधर आ जाएगा सीई डैश एलसीएम और प्लस हो जाएगा ऊपर सीई डैश इस तरीके से जैसे इधर हुआ तो ये बन जाएगा एसी अपॉन सीई इज इक्वल टू एसी अपॉन सीई। इसको वहां से मिटा देता हूं, ठीक है, यहां से, ठीक है, ये ई डैश है, ई डैश, ठीक है। अब एसी से एसी को कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन सीई इज इक्वल टू 1 अपॉन सीई डैश और इसको इधर ले आओ उसको उधर ले जाओ तो सीई डैश इज इक्वल टू सीई, ठीक है। अब पूरे को इरेज कर रहा हूं मैं और स्टेटमेंट लिखूंगा एक छोटी सी, स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3, ठीक है। सीई डैश इज इक्वल टू सीई, दिस मीन्स या इट मीन्स ई डैश लाई ओवर ई, ई डैश जो है ई के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब एक ही पॉइंट है, ठीक है। या ओवर मत लिखो, ऑन द ई, ऑन द ई, ओवर तो ऊपर हो जाएगा, अब वैसे देखोगे तो वैसे वो उसके बात है, ऑन द ई, ठीक है, ओ के ऊपर ई के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। सो ई डैश इज ई, ई डैश ही ई है, तो अब क्या प्रूफ हो गया, ई डैश ही ई है, तो यानी कि ये प्रूफ हो गया कि so we can say DE is parallel to BC, ठीक है। अब ये प्रूफ हो गया कि DE BC के पैरेलल है और ये रेशियो सेम थे, ये उसे दिखा गया था। तो ठीक है, ये इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जांपल। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।